हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर फुरकान खान फिर से आपके लिए 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूं, और वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन के सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम आपके 11th में हैं, जिसमें से ब्लड ग्रुपिंग के लिए काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ब्लड ग्रुपिंग पे एक अच्छा सा लेक्चर बना दीजिए। तो मैंने कोशिश किया है कि ब्लड ग्रुप में मैक्सिमम वो सारी चीज़ें कवर कर लें कि जिससे आपका एग्ज़ाम भी हो जाए और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन बन जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस लेक्चर को तैयार किया है, और आज हम लोग इसी सिस्टम पे यानी कि ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है क्या? तो स्पेशली अगर हम ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो दो एंटीजन के ऊपर बेस्ड होता है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजन, एंड दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये तो आप जब सभी को पता है, आप छोटी क्लासेस से 9th क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। और ब्लड जो है वो एक हमारी बॉडी का पूरी तरीके से कनेक्टिविटी बनाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर हम बात करें तो आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाता है। और प्लाज्मा की बात करें तो पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो आपका आ जाता है प्लाज्मा में। तो खैर हम उस तरफ नहीं जाने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपसे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप का। तो हमने आपको ब्लड के बारे में बता दिया। ब्लड क्या है? ब्लड एक हमारे बॉडी का कैसा स्पेशल कनेक्टिंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू consisting of a fluid matrix called plasma, which is formed by the plasma and formed element। ठीक है, तो that was about the blood। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो ब्लड ग्रुपिंग है वो जो है वो दो टाइप्स के एंटीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस पर डिपेंड करता है कि वो एंटीजन प्रेजेंस है या एब्सेंट है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारा जो ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसमें मेनली 3 ग्रुप होते हैं, ए, बी, ओ। और एक और ग्रुपिंग सिस्टम है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, RH ग्रुपिंग सिस्टम। RH ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे, इसी क्लास में हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा A एंटीजन और B एंटीजन के बेस्ड पर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो क्या है और वो कैसे जो है वो बनता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात हम करते हैं तो किसी भी इंसान के ब्लड में जो आरबीसी होता है उस आरबीसी की सरफेस पर अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो कौन सा प्रेजेंट है और जो है या एब्सेंट है। 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो एंटीजन प्रेजेंट होगा या एंटीजन एब्सेंट होगा। तो आइए हम बात करते हैं उन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ
ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसे हम दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं, पहला ABO सिस्टम और दूसरा RH ग्रुपिंग सिस्टम। तो हम पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ RH ग्रुपिंग सिस्टम। तो अभी बात करते हैं RH ग्रुपिंग सिस्टम की। तो फिर से वही बात हम करेंगे कि ABO ग्रुप जो होता है, ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो टोटली बेस्ड होता है presence and absence of two types of antigen on the surface of RBC, types of antigen on RBC, that is A and B। तो अभी देखो AB दो एंटीजन हैं, क्या है, दो एंटीजन हैं आपके पास A और B। कितने एंटीजन हैं, दो एंटीजन हैं A और B। तो अभी आपके पास दो एंटीजन हैं A और B। अब इनके हेल्प से हम आपको ABO ग्रुपिंग सिस्टम समझाने वाले हैं। देखिए, सपोज दैट कि ये आपका RBC है और इसकी सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो एंटीजन है A। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अगर RBC की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है B, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर RBC की सरफेस पर A और B दोनों प्रेजेंट हैं, A भी प्रेजेंट है B भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। और अगर RBC की सरफेस पर कुछ भी नहीं है तो ये आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है O। आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, O ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो अगर RBC की सरफेस पर A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A है। अगर RBC की सरफेस पर B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B है। अगर RBC की सरफेस पर A और B दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप AB है। और कोई नहीं प्रेजेंट, ना A और ना ही B, तो इसका मतलब कि अभी वो कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है, O ब्लड ग्रुप होने वाला है। अब देखिए, इसके साथ में अब एक और बात समझते चले कि हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर जो एंटीजन होता है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी भी होती है। तो हमारे प्लाज्मा में अगर हमारा ब्लड ग्रुप A है तो उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में मौजूद रहेंगी, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। जैसे हमारे पास दो एंटीजन हैं A और B, ऐसे ही दो एंटीबॉडी भी हैं A और B। तो एंटीजन जो है वो हमारे RBC की सरफेस पर होता है और जो आपका क्या कहते हैं एंटीबॉडी होता है वो आपके प्लाज्मा में होता है। जो एंटीजन है वो RBC की सरफेस पर और जो एंटीबॉडी है वो कहां पर होगा, वो होगा प्लाज्मा के अंदर। कहां होगा, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या है, वैसे तो आप आगे जो क्या कहते हैं 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर हम डिटेल में एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दूं व्हाट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है क्या, तो हमारी बॉडी क्या करती है, किसी भी फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट दूसरी प्रोटीन बनाती है, उसे बोलते हैं क्या, एंटीबॉडी। प्रोटीन प्रोड्यूस टू रिस्पॉन्स एंटीजन। कोई एंटीजन बॉडी में आया, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी, आपके इम्यून सिस्टम ने, आपके बी लिम्फोसाइट ने क्या करा, आपके बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाया। एंटीबॉडी क्या है, एक तरह की प्रोटीन है। बात समझ में आई। तो हमारे प्लाज्मा में नेचुरली जो है वो दो एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहते हैं ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, और वो एंटीबॉडी कौन कौन से हैं, वो एंटीबॉडी भी हैं A और B।
तो इस ए और बी एंटीजन जो कि आपके आरबीसी की सरफेस पर है और ए और बी एंटीबॉडी जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में है, इनके बेस पर जो टोटल आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो आप में ब्लड ग्रुप मिलेगा वो 4 डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप मिलेगा। और वो कौन कौन सा होगा? वो होगा ए, वो होगा बी, वो होगा ए बी एंड ओ होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहां से मैंने आपको इसी चीज को समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी आरबीसी पर कहां पर? उसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? ए होगा। और उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी एंटीबॉडी होगा। यही तो खेला है सारा, यही तो सारा मैटर है जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ए एंटीजन अगर आरबीसी पर होता है तो एंटीबॉडी बी होती है प्लाज्मा में। और अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? ए मिलेगी। और अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब है कि उसके पास दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है। लेकिन बॉडी कितना अच्छी तरीके से हमारे अपने आप को मैनेज करती है कि ऐसी कंडीशन में कोई एंटीबॉडी बनाती नहीं, ना ए ना बी, नील, कुछ भी नहीं। और अगर आरबीसी पर ये एंटीजन एब्सेंट हो जाए, ना ए हो ना बी हो, तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी दोनों बना देती है, ए भी और बी भी। तो यानी अगर किसी पर्सन के का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब उसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बी है। और अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी पर एंटीजन तो हैं, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं। और इसी एंटीबॉडी और एंटीजन के बेस पर हम डोनर डिसाइड करते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको जब डोनर कॉम्पेटिबिलिटी, इसी में मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। तो आप देखें बी, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको किसको ब्लड जो है वो उसे कौन कौन ब्लड दे सकता है? डोनर कौन हो सकता है इसके लिए? इसके लिए डोनर होगा ए और डोनर होगा ओ। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसे बी वाला ब्लड दे सकता है, उसे ओ वाला ब्लड दे सकता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसे जो चाहे वो ब्लड दे, चाहे ए वाला दे, चाहे बी वाला दे, चाहे ए बी वाला दे, चाहे ओ वाला दे, कोई भी ब्लड दे दे उसको चल जाएगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उस बेचारे को केवल ओ वाला ही ब्लड दे सकता है। आप उसे ना तो ए ब्लड ग्रुप दे सकते हो, ना बी दे सकते हो, ना ए बी दे सकते हो। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी वी कैन डिवाइड द ब्लड ग्रुप इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज ए बी एंड ओ। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और अभी मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं डोनर कॉम्पेटिबिलिटी, तो हम आ गए डोनर कॉम्पेटिबिलिटी पर। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को ब्लड ग्रुप दे रहे हो, किसी को ब्लड दे रहे हो, तो आप कैसे जानोगे, कैसे चेक करोगे कि इसका ब्लड दे सकते हैं नहीं दे सकते? तो देखिए यहां पर डोनर कॉम्पेटिबिलिटी, यहां पे देखिए मैंने लिखा यहां पे डोनर, यहां पे लिखा है रिसिपिएंट। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि कभी भी डोनर और रिसिपिएंट इनका एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करना चाहिए। नेवर शुड बी मैच द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, नेवर शुड बी मैच। यानी कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी नेवर शुड बी मैच, कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो काम खराब हो जाएगा।
काम गड़बड़ा जाएगा। आप गए थे दान करने और वो कुछ और जाएगा। अब ऐसा होगा क्यों? देखो, अगर किसी, मैंने आपको बताया, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब भी ब्लड ग्रुप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखो कि उसका एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। जैसे जो रिसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी और जो डोनर है उसका एंटीजन एक जैसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो पहली चीज तो ए वाले को ब्लड दे देगा, ये लो भाई ले जाओ ब्लड, ये दे देगा इसको, ये भैया ले जाओ, ये दे दिया ब्लड। अच्छा, इसके अलावा ये जो ए है, ठीक है, अब देखो ये जो ए बी है इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो मैच का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस ये जो है ए बी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब आ जाओ बी पर, देखो जो बी वाला है, ठीक है, वो बी वाले को तो ब्लड देगा ही ना, वो बी वाले को ब्लड देगा, तो इसने बी को ब्लड दे दिया और साथ में ए बी वाले को भी ब्लड दे देगा, साथ में इसको भी ब्लड दे देगा। अच्छा, अब ए बी वाला जो है वो ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, ना ए को दे सकता है, ना बी को दे सकता है, ना ए बी को। क्यों? क्योंकि इन तीनों के पास एंटीबॉडी है और इसके पास जो एंटीजन है वो ए बी है। अगर किसी को भी दोगे तो इसका एंटीजन और इनका एंटीबॉडी मैच करने वाला है, तो इसलिए आप ए बी वाले को केवल ए बी वाला ही ब्लड, मतलब ए बी वाला केवल और केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, ले सबसे सकता है, ले सबसे सकता है। अच्छा, अब आ जाओ ओ की बात कर लेते हैं। ओ, अब ये ओ जो है, ये ओ इसको ब्लड दे सकता है, इसको ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके पास एंटीबॉडी होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसने सबको ब्लड दिया, इसलिए आपका जो ए बी होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। क्यों होता है? आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी के का एंटीजन ए है और उसका एंटीबॉडी बी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आपने उसको बी वाले का ब्लड दे दिया तो बी वाले के पास तो एंटीजन ए है ना, तो इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी मैच कर जाएगा, और जहां मैच किया आरबीसी क्लंप कर जाएंगी और आरबीसी की क्लंपिंग होगी और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडीज मैच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बेचारा जो ओ है, ये बेचारा दे तो सबको सकता है। अगर हम ओ की बात करें तो ये ए बी को भी, ये बी को भी ब्लड दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है, बट ये केवल अगर लेने की बात होगी तो ये केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है और किसी से ब्लड नहीं ले सकता। यहां देखिए, मैं ओ के पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ओ दे सबको सकता है। देखिए, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, ओ को तो देगा ही, सेम है। तो इसलिए ओ जो होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी वो सभी को ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता किसी से, लेकिन दे सबको सकता है। इसी तरीके से ए बी है, और ये टोटल जो गेम हो रहा है ना, वो केवल और केवल इस एंटीजन के यहां पर ना होने से और इस एंटीबॉडी के यहां ना होने से। यहां पर एंटीबॉडी ना होने की वजह से ए बी जो है वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और यहां पर एंटीजन ना होने की वजह से ओ जो है वो यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, ठीक।
तो होप सो आपको ये डोनर कॉम्पेटिबिलिटी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, डोनर कॉम्पेटिबिलिटी जो है, कभी भी जब भी हम डोनर देखते हैं या किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हम उसका एंटीबॉडी जरूर मैच कराते हैं, और दोनों का एंटीबॉडी, कभी भी दोनों का एंटीबॉडी मैच नहीं करना चाहिए। दोनों का एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने अभी अभी आपको समझाया, ठीक, कि अगर किसी का एंटीजन ए है और आपने उसे बी का ब्लड ग्रुप दिया तो उसमें क्या होगा, ए एंटीबॉडी यहां चला जाएगा, और ए एंटीजन ए एंटीबॉडी मैच कर गया, काम खराब हो जाएगा। और यहां बी एंटीबॉडी बी एंटीजन मैच कर जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जब भी ब्लड देंगे वो क्या होगा कि हमेशा कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करना चाहिए। अब ए वाले को ए का ब्लड ग्रुप दे दो, जीवन भर नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए वाले को ए वाले का ब्लड ग्रुप दे रहे हो तो उसके पास भी तो एंटीबॉडी बी ही होगा, है, होगा कि नहीं होगा? भाई सिंपल सी बात है, अगर ए वाले को ए का ब्लड ग्रुप दे रहे हो तो जिसका ए होगा उसके पास एंटीबॉडी बी होगा, तो कभी उसका एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करेगा। लेकिन ए वाले को बी वाले का दे दोगे तो मैच कर जाएगा। तो इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा मिसमैच होनी चाहिए, हमेशा मिसमैच होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कभी मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर, और नेक्स्ट सिस्टम है आपका RH ग्रुपिंग सिस्टम। देखिए जैसे कि ए और बी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ऐसे ही एक और एंटीजन की डिस्कवरी हुई और उस एंटीजन को कहते हैं RH। RH क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई वो रिहीसस मंकी की आरबीसीज पर सबसे पहले देखी गई, और इसीलिए रिहीसस का जो RH है उसे हम RH एंटीजन नाम देते हैं। तो इस आरबीसी, इस एंटीजन की खोज सबसे पहले मंकी, रिहीसस मंकी की आरबीसी पर हुआ, इसलिए इसको RH ग्रुपिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी पर्सन के आरबीसी पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसे RH पॉजिटिव कहेंगे, और अगर एब्सेंट है तो RH निगेटिव कहेंगे। तो ये जो आपने सुना है ना कि A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, AB पॉजिटिव AB निगेटिव, O पॉजिटिव O निगेटिव, ये जो पॉजिटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव ये प्रेजेंट करता है। अगर आपने कहा A पॉजिटिव, मतलब कि उसकी आरबीसी पर RH एंटीजन प्रेजेंट है। AB निगेटिव, RH एंटीजन एब्सेंट। B पॉजिटिव, RH एंटीजन प्रेजेंट। B निगेटिव, RH एंटीजन एब्सेंट। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो किस बेसिस पर होता है? वो होता है RH एंटीजन के प्रेजेंस की बेस पर। अगर प्रेजेंस है, वो प्रेजेंट है तो भैया पॉजिटिव है, एब्सेंट है तो निगेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो RH पॉजिटिव है, जो RH एंटीजन है, ये RH एंटीजन यानी कि पॉजिटिव जो है वो लगभग 80% ह्यूमन बींग्स आपको RH पॉजिटिव मिलेंगे, और 20% आपको निगेटिव वाले मिलेंगे। 80% पॉजिटिव वाले मिलेंगे और 20% आपको निगेटिव वाले मिलेंगे। अब ये RH पॉजिटिव 80% क्यों है? भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर ने तो बता दिया कि भाई ये 80% होता है, ये 20% होता है, पर क्यों होता है भाई RH पॉजिटिव 80% और निगेटिव 20%? ऐसा इसलिए होता है कि जो RH पॉजिटिव है, ठीक है, वो एक डोमिनेंट जीन है। RH जीन जो है वो एक ऐसा जीन है, एक डोमिनेंट जीन है। अब आप जानते हैं मेंडलिज्म में आपने पढ़ा, 10th में भी पढ़ा आपने मेंडलिज्म को, तो वहां आपने देखा कि अगर कोई जीन डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने कैरेक्टर
शो करता है, दोनों कंडीशन में अपने कैरेक्टर शो करेगा। अगर वो होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस है तब तो डोमिनेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस है तो भी वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ आरएच जीन पर। तो देखिए आरएच जीन जो होता है वो डोमिनेंट जीन है। कैसा जीन है? एक डोमिनेंट जीन है। तो अगर हम देखें तो फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है? फादर का जीनोटाइप कैपिटल डी हो सकता है। अच्छा एक और बात, आरएच की जो जीन होती है उसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल डी डोमिनेंट के लिए और स्मॉल डी एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म स्मॉल डी हमने क्या ले लिया? रेसेसिव के लिए ले लिया। तो ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव। तो अभी एक बात समझना है आपने, क्या समझना है कि जो है पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है फादर की कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, यानी कि कैपिटल डी हो, दोनों जो है वो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा फादर अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो 100% जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे? आरएच पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? 100% आरएच पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फादर जो हो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, कैपिटल डी स्मॉल डी। दूसरी कंडीशन कैपिटल डी स्मॉल डी। इस कंडीशन में क्या होगा? 50% इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव होंगे, 50% इंडिविजुअल आरएच निगेटिव होंगे। भाई आप ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो सपोज करो आपने यहां पर ऐसे क्रॉस करा लिया, कैपिटल डी क्रॉस्ड बाय कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इस कंडीशन में आप देखो पहली जनरेशन जो आपकी F1 जनरेशन मिलेगी, सारे के सारे इंडिविजुअल ये मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म। मिलते नहीं मिलते? सारे के सारे ये मिलेंगे। अगर ये सारे के सारे मिलेंगे तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे ये कंडीशन वाले हुए या नहीं हुए? अच्छा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन देख लो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है भाई, मान लो कि फादर जो है वो फादर जो है वो ये है और मदर जो है वो क्या है? मान लो कि ये है निगेटिव। मदर, मैंने फादर को आरएच पॉजिटिव लिया है, आरएच पॉजिटिव, ये आरएच निगेटिव। तो अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। यानी कि ये क्या होगा? आरएच पॉजिटिव। ये क्या होगा? आरएच पॉजिटिव। ये क्या होगा? आरएच निगेटिव। ये क्या होगा? आरएच निगेटिव। यानी क्या हुआ? 50% आरएच पॉजिटिव और 50% जो है आपका वो क्या हुआ? 50% आपका हो गया आरएच निगेटिव। वेरी सिंपल। तो इसलिए 80% जो आपको पॉपुलेशन मिलती है वो आरएच पॉजिटिव की मिलती है। यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर अभी ए निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप ढूंढना पड़ जाए बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि 20% है वो। 100 लोगों से पूछोगे तो 20 लोग मिलेंगे, 80 लोग पॉजिटिव निकल आएंगे उसमें। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आरएच जीन जो होता है वो एक डोमिनेंट जीन होता है और वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने कैरेक्टर शो करता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी, अब यहां पर समझना है आपको। आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, उसको मैं समझाने वाला हूं। यहां पर देखो, अगर किसी
फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप, इफ मदर इज RH निगेटिव एंड फादर इज RS पॉजिटिव, अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो क्या होता है कि उसका जो पहला बेबी होता है, पहला बच्चा जो होगा वो नॉर्मल पैदा हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, बल्कि पता ही नहीं चलेगा, वो आराम से पैदा हो जाएगा। लेकिन उसका जब सेकंड बेबी आएगा, उसका जब सेकंड बेबी आएगा, तो उस सेकंड बेबी में क्या होता है, उस सेकंड बेबी में इरिथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, जब वो फीटल स्टेज में होता है 7 to 9 मंथ के बिटवीन में, तो क्या होता है, उसमें आरबीसीज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। आरबीसीज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, जॉन्डिस जैसी कंडीशन बनती है, ब्लड कम होने लगता है, और फिर आरबीसीज के जो है क्या कहते हैं, ब्रेक होने की वजह से बच्चे की डेथ भी हो जाती है, या कई बार ऐसी कंडीशन में बच्चा बहुत ही ज़्यादा एनीमिक या बहुत ही ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, जॉन्डिस के साथ पैदा होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेकेंड बेबी के टाइम में डेथ जो है वो देखी जाती है, रिपोर्टेड है। ठीक है, तो अगर मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, अगर मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो पहला बेबी, फर्स्ट बेबी क्या होगा, फर्स्ट बेबी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला बेबी पैदा होगा उसके टाइम में दिक्कत होगी, और वो दिक्कत कैसे होती है इसकी बात हम करेंगे, और जो है कैसे होगा ये देखते हैं। अब देखिए, वेरी सिंपल, यहां पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए जल्दी से ड्रा कर दिया है ताकि हमारा समय बच जाए। तो देखिए सिंपली यहां पर देखिए, मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी दिखाया है। सबसे पहले हमने यहां पर क्या दिखाया है, यह है फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ, जब मदर RH निगेटिव है और उसका बेबी RH पॉजिटिव है, उसका बेबी कैसा है, RH पॉजिटिव है, मदर RH निगेटिव और बेबी RH पॉजिटिव। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय में क्या होगा, जब बच्चा पैदा होगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब प्लेसेंटा ब्रेक होता है, जब प्लेसेंटा ब्रेक होता है, आरबीसी ऑफ द बॉडी, तो बेबी की बॉडी से आरबीसी क्या होता है, बेबी की बॉडी से जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी मूव करके चला जाता है मदर की बॉडी में। और जब वो मदर की बॉडी में जाता है, तो क्योंकि मदर है RH निगेटिव, मदर क्या है, RH निगेटिव, और आप जानते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई प्रोटीन आती है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो क्या होगा कि जैसे ही आरबीसी इंटर करेगा मदर के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और जैसे ही मदर के सर्कुलेशन में ये RH पॉजिटिव वाली आरबीसी अंदर गई मदर के ब्लड में, वैसे ही आपकी जो बी लिम्फोसाइट होगी वो क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। और बी लिम्फोसाइट पहुंचेगी इन भाई साहब के पास, आरबीसी के पास, आरबीसी के पास पहुंच के क्या करेगी, आरबीसी के पास पहुंचते ही, जैसा कि लिम्फोसाइट का नेचर है, लिम्फोसाइट क्या करती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिवाइड हो जाती है। प्लाज्मा सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल RH एंटी RH एंटीबॉडी, जिसको हम IgM कह सकते हैं, आप IgM का फॉर्मेशन करती है। और IgM का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ये IgM क्या होता है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बन गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम है कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया क्यों, क्योंकि IgM जो है वो साइज में काफी बड़ा होता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अब मदर की बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी, ये मेमोरी सेल, सारा खतरा ना ये मेमोरी सेल क्रिएट करता है, सारा रायता इनका फैलाया हुआ है, ये पूरा जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस हो रहा है वो इन मेमोरी सेल की वजह से हो रहा है। अब देखो होगा क्या, जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, मान लीजिए भाई बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का हो गया, उन्होंने नेक्स्ट बेबी प्लान किया, अब नेक्स्ट बेबी प्लान करें, फिर क्या होगा,
फिर मान लो कि फिर से वो बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, जो आने वाला दूसरे नंबर पे मेहमान है वो RH पॉजिटिव हो गया। अभी ये जब RH पॉजिटिव होगा तो होता क्या है कि 7वें से 8वें मंथ में पहुंचते पहुंचते प्लेसेंटा काफी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और बेबी की बॉडी से कुछ ब्लड ट्रांसफर होकर के क्या होते हैं, मदर की बॉडी में चले जाते हैं। लीकेज होता है एट द 7 मंथ टू 9 मंथ, 7वें से 9वें महीने के बीच में लीकेज होगा और बेबी की बॉडी से RH पॉजिटिव वाला एंटीजन जो है वो RH निगेटिव वाली मदर के ब्लड में दोबारा चला गया। एक बार तो गया था ना फर्स्ट वाले के टाइम में, अभी दोबारा चला गया। अब जैसे ही दोबारा पहुंचा तो अब बी लिम्फोसाइट का काम खत्म, इसका काम शुरू, मेमोरी सेल का काम शुरू। अब जैसे ही मेमोरी सेल जो है वो इस आरबीसी के साथ बाइंड करती है, यह मेमोरी सेल क्या क्रिएट करती है, यह मेमोरी सेल फिर से बनाती है एक दूसरा एंटीबॉडी जिसको कहते हैं IgG, और ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, कैन पास प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से आर पार जा सकता है। तो ये क्या होगा, मदर की बॉडी में बनेगा। अभी मदर की बॉडी से ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी की बॉडी में पहुंचेगा और इसका काम क्या है, इसका काम है आरबीसीज को खत्म करना। तो जब ये क्या करेगा, ये उन आरबीसीज को जो मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव वाली आरबीसीज हैं उनको किल करना चालू करेगा। जब ये किल करना चालू करेगा तो आरबीसी काउंट घटेगा, आरबीसी टूटेगी तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का लेवल बढ़ेगा और फाइनली वो बच्चा क्या होगा, जॉन्डिस का शिकार। और आरबीसीज अगर इसी रेशियो से कम होती रही तो उस बच्चे की डेथ भी हो जाती है और इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इससे बचेंगे कैसे, तो वेरी सिंपल, इससे बचने के लिए मैं आपको बता दूं, इससे बचने के लिए एक एंटी बॉडी है जिसका नाम है, ये एक वैक्सीन है, आप कह सकते हैं वैक्सीन है, और जिसको आप कहते हैं रोगम। ये पहला बेबी, फर्स्ट बेबी के जस्ट आफ्टर द बर्थ, जैसे ही पहला बेबी पैदा हुआ उसके जस्ट तुरंत बाद आपने ये वैक्सीन, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, तो ये आप जो है वो मदर को दे दें। ये करेगा क्या, ये इस रोगम का काम होता है कि जो RH पॉजिटिव वाली आरबीसीज होती हैं ना उनको किल कर देता है, और जब ये RH पॉजिटिव वाली को ये रोगम खत्म कर देगा तो वहां पर फिर बी लिम्फोसाइट और मेमोरी सेल नहीं बनेगी, और अगर बी लिम्फोसाइट और मेमोरी सेल नहीं बनी तो क्या होगा, उसकी बॉडी में फिर नो मेमोरी सेल, नो प्लाज्मा सेल, तो कोई दिक्कत नहीं, ना मेमोरी सेल बनी ना प्लाज्मा सेल बनी, यानी कि अब वो जो नेक्स्ट बेबी है वो सेफ रहेगा। तो इस तरीके से अगर मान लो कि दूसरा सेफ है तो फिर दूसरे के बाद फिर दूसरे के बर्थ के अगर वो तीसरा प्लान करना है तो दूसरे के टाइम में फिर से उन्हें जो है दूसरे के बर्थ के बाद फिर से उन्हें रोगम का इंजेक्शन देना होगा। तो इस तरीके से आप RH इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से जो है वो बच सकते हैं। वैसे बचने का तो सबसे आसान तरीका यह है कि भैया पहले ही पूछ लो ना पॉजिटिव निगेटिव वाला चक्कर, कि कंफर्म कर लो कि भैया पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ढूंढ लो, निगेटिव हो तो निगेटिव वाला ढूंढ लो, कभी कोई लफड़ा ही ना हो। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम स्टूडेंट, जिसमें हमने पढ़ा ABO ग्रुपिंग सिस्टम और हमने पढ़ा RH ग्रुपिंग सिस्टम। हमने आपको बताया ABO ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो 2 एंटीजन A और B और 2 एंटीबॉडी A और B के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हमने आपको RH निगेटिव बताया और
RH निगेटिव का जो एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में, उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होता। RH केवल एंटीजन होता है, अगर प्रेजेंट है तो आप RH पॉजिटिव या A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, या अगर एब्सेंट है तो A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव, O निगेटिव, इस तरह का आप जो है नाम देते हैं ब्लड ग्रुप को। तो दैट वाज अबाउट द RH ग्रुपिंग सिस्टम एंड ABO ग्रुपिंग सिस्टम। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्लास में हम एक और ही अच्छे और हेल्दी टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।